आज कक्षा 11 में सामाजिक विषय इतिहास में दूसरा पाठ है लेखन कला और शहरी जीवन। इसको ध्यान से सुनेंगे। इसके विषय में जो बात हम बता रहे हैं, तो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल ईरान गणराज्य का एक हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली, उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य प्रदेशों, सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईस्वी के पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे। फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की संस्कृत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ। अभी लिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकरण और दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व बाद जब बेबीलोन और एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास यहाँ अक्कदी भाषा लोग यहाँ आ गए। अब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 326 से 323 ईस्वी पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ और यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत 1840 ईस्वी के दशक में हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर जैसे उरुक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे समय तक खुदाई का योजना या परियोजना नहीं चली। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों संख्या में इमारतें और मूर्तियाँ, आभूषण, कब्रों, औजारों और मुद्राओं की ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोपियन वासियों में मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट का बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है, जिसका अर्थात तात्पर्य सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वज मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षर से सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाने लगा। इस प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता के विषय में हम जानकारी ले रहे हैं। आगे चलते हैं। जो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके विषय में हम बताना चाह रहे हैं। बाइबल के अनुसार यह जल प्लवन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक
बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतु को एक एक करके जोड़ कर रख लिया। जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को ज़्यूसुद्र या उत्नास्पिशिस्ट कहा जाता है। इसी प्रकार मेसोपोटामी के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। हाँ, कांसा, तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थीं। बढ़ई का सही काम करने, मानकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियां काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की ज़रूरत पड़ी। मेसोपोटामिया हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांसे की बनी होती थीं, जिन्हें हम पृष्ठ संख्या 38 पर देख सकेंगे। इसका ध्यान रखें। इसके बाद मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल में यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ पर भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। जहाँ दजला और फरात नदियाँ बहती हैं और मारी एक शहर है, उसके दाईं ओर बेबीलोन, उरूक, उर, ये सभी मेसोपोटामिया के नगर थे। और दाईं ओर चलते हैं तो ईरान, और इससे ऊपर कैस्पियन सागर, बाईं ओर काला सागर, उसके नीचे तुर्की, और दाईं ओर चलेंगे सीरिया, लेबनान, और बाईं ओर भूमध्य सागर, नीचे मिस्र, नील नदी और लाल सागर। ये सारी भौगोलिक स्थिति थी। इस समय फारस की खाड़ी भी यहाँ पड़ती है। तो ये पूरा चित्र आपको दिखाया गया है। तो यहाँ चारों तरफ से दजला और फरात नदियों के बीच का जो सीरिया, ईरान और अरबी रेगिस्तान, फारस की खाड़ी के बीच में मेसोपोटामिया का स्थान था, जहाँ बेबीलोन, उरूक, उर, मारी प्रमुख शहरों में इनका नाम लिया जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल इस भौगोलिक विविधता का देश है। पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, और जहां धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छंद झरने तथा जंगली फूल, यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती थी। 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच यहाँ पर खेती भी होती थी। उत्तर में ऊंची भूमि है, जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन और खेती की तुलना में आजीविका का अधिक साधन है। सर्दियों में यहाँ पर भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिण भाग एक रेगिस्तान है, और यहीं पर वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगर मिले थे। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरे चित्र में यहाँ पर भी दिखाया गया है कृषि उत्पादकता का प्रदेश और सिंचित वर्षा सिंचित कृषि प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर्वतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर असूर, निमरूद, गिनवे और मारी, इसके बाईं ओर दाईं ओर चलें तो बेबीलोन, फरात और दजला, ये दो नदियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो ये
मरुस्थल का क्षेत्र था मेसोपोटामिया का। तो इसमें कृषि का कार्य होता था। फ्रात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बहने लगी और इन धाराओं में बाढ़ आ जाती थी और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई नहरों का काम करती थी। इनमें आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी, लेकिन फिर भी खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती है। उपजाऊ स्थान पर बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनमें भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन की वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों के मछलियों की कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल पेड़ खजूर देते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही हुआ है। इसके जो टाइटल हैं, उन टाइटल के आधार पर कुछ प्रश्न बनाए जाएंगे। मैं जो हूँ आखिर में हम इनको बताएंगे। तो जो टाइटल हैं, टॉपिक हैं, उन प्रश्नों के आंसर इसी में मिलेंगे। उसको आप ध्यान से सुनेंगे और उनके प्रश्न को आंसर भी ढूंढेंगे। जैसे शहरीकरण का महत्व, एक प्रश्न हमने बनाया था, इसमें अभी आगे आएगा कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है। तो ये प्रश्न का आंसर इसी में मिलेगा। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उनको ध्यान से सुनेंगे और आप करेंगे। शहरीकरण, शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने की ही स्थान नहीं थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न उत्पादन अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती थी, तब किसी भी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता था। फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं और ऐसी परिस्थितियों में लोगों का कस्बों में एकत्र रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रखते थे। उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता था। उदाहरण के लिए, एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। तब वह स्वयं भी ऐसे औजारों को नहीं बना सकता था और वह यह भी नहीं जानता था कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर का वह कहाँ से प्राप्त कर सके। और उनकी विशेषता तो ये सिर्फ नक्काशी रही, यानी पत्थर उकेरने तक सीमित होती थी। वह व्यापार करना भी नहीं जानते थे। वहाँ कांसे का औजार कैसे बनाते हैं ये भी नहीं पता था। धातु, तांबा, रंगा, टीन लाने के लिए वह खुद बाहर नहीं जाते थे। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयलों की ज़रूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का भी होना जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि की जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती रहती है, जिसका लिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य भिन्न खाद्यान्न पदार्थ गाँव में आते हैं और उसके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्थाएं करनी होती थी। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार की क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता था। कुछ काटने पड़ते थे, कुछ जोड़ने पड़ते थे। तो ऐसा कार्य किया जाता था तालमेल बैठा करके। उन्हें
मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तनों की भी आवश्यकता होती। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इनके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखकर रूप में रखना होता था। इसमें एक चित्र दिखाया गया है वाको सेट्स। 3000 ईस्वी पूर्व उरुक नगर में एक स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है। इसकी आंखों और बाहों के क्रम से नीले लाजवर्द लिप्स, लेजुल तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर बॉटम की मदद की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। इस मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना उसके सम्मुख ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए उसकी प्रशंसा का भरोसा किया जाना चाहिए। और यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से आप इसको छू करके देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार का ये चित्र पत्थर लाने से लेकर इन मूर्तियों का निर्माण में और भी कई विशेषज्ञ का योगदान रहता था। इसके आगे अभी चलते हैं हम। लेखन तथा कला। लेखन और कला का भी एक प्रश्न आएगा इसमें। भौगोलिक स्थिति का भी एक प्रश्न था। तो दुनिया में मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी कला, गणना व कठिन गणित की विद्वता पूर्व परंपरा है। इस प्रकार का एक प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला की क्या देन है, ये प्रश्न भी आएगा इसमें। तो इसका प्रश्न का उत्तर भी इस स्थान पर मिलेगा। जो हेडलाइन हमने दिए गए हैं बता रहे हैं, उन्हीं हेडलाइन के अंतर्गत ये प्रश्न के आंसर मिलेंगे। तो लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ तथा अर्थ प्रकट करते हैं। इसमें मौखिक शाब्दिक भावांजय व्यक्त करते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है कि उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गईं वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। इसमें चित्र दिखाए जाने की संख्या दी गई है। वहाँ बैलों की, मछलियों की और रोटियों की आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते रहते थे। इन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता रहता था। एक समय कीलाकार अक्षर लिपि का बहुत महत्वपूर्ण था। कील गाड़ करके और धागे की सहायता से शब्दों की रचना होती थी। यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इसी को कीलाकार अक्षर लिपि के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात मेसोपोटामिया में अक्षर जो बनाए जाते कीलाकार लिपि के माध्यम से बनाए जाते थे। तो ये जो पाठ था इसमें हमने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर शहरी जीवन के विषय में कार्य किया गया है। इसके अलावा अभी हम बताते हैं कि यहाँ पर पत्थर शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं जिन पर कुछ लिपि लिखी गई है और उस लिपि को पढ़ने का भी प्रयास किया जा रहा था।
मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे और लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर थाप पर ऐसे आकार की पट्टी का रूप दिया करता था जो ये अभी इस चित्र में दिखाए जा रहे हैं। इस चित्र में दिखाने के बाद देर तो इस प्रकार से ये लिखा करते थे जिसे वे आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सकते थे और सावधानी पूर्वक उनकी सतहों को चिकना बना लेते थे। सरकंडे की तीली या तीली की तीखी नोक से वह उनकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह बना देते थे। जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी तो पक्की होने पर इनको और मिट्टी के बर्तनों जैसे मजबूत हो जाते थे तब उन पर लिखा जाता था। कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े पर सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी सामान हो जाता तो उसको इन पट्टिकाओं पर लिखा जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जाता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए चाहे वह कितना ही छोटा हो या एक अलग पट्टिका की ज़रूरत होती थी। इसलिए इस मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों से सैकड़ों पट्टिकाएँ मिली हैं और इस शोध संपदा के कारण ही आज इस मेसोपोटामिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेखन कला का विकास अभी आपको बताया ही है हमने। साक्षरता। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। राजा स्वयं पढ़ सकता था और वह चाहता था कि प्रतिशततापूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी कि मेरे अमुक मालिक को उसका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर लिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटे को पढ़ाते चले आ रहे हैं। बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करते हैं। पिता अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराते हैं, यहाँ तक कि ग्वाले के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहते हैं। लेखन में शहरी जीवन, व्यापार, लेखन तथा कला के बीच में संबंधों को उरूक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य से स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया के परंपरागत कथाओं के अनुसार उरूक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना एन वर्कर के साथ जोड़ा जाता था और उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था और इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश को शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद, तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज बताए गए मार्ग पर बढ़ता गया और रास्ते में आने वाले ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता। वह पहाड़ पर तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे चूहों की तरह नमस्कार करके 5 पर्वतमालाएं व 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार कराई। दूत अरट्टा के मुखिया लाजवर्द चांदी नहीं ला पाया। उसने बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ लौटना पड़ा। उसके बावजूद वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने में सफल के लिए उरूक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और साथ ही आश्वासन भी मिलते रहे। अंत में
दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसने एनवर्कर के संदेशों को घोल-मोल कर दिया। तब राजा एनवर्कर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिखकर, उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था, लेकिन इस समय ये रिवाज प्रारंभ किया गया। तो लेखन कला की इस प्रकार से वहाँ पर कार्य किया जाता था। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न हमने अभी आपको बताए थे। तो इन प्रश्नों के चित्र भी आपको दिया गया है। इन प्रश्नों को आप लिख करके अपनी कॉपी में इनका अर्थ यानी आंसर लिखेंगे। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अभी जो बातें हमने समझाई हैं, बताई हैं, पढ़ाई हैं, उन बातों को इसमें लिखेंगे। उर नगर की नगर योजना के विस्तार में बताएंगे, कैसा था ये उर नगर, क्या क्या योजनाएं यहाँ पर थी। मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, यह भी स्पष्ट कीजिए। दुनिया में मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना तथा गणित की विद्वतापूर्ण परंपराएं हैं। मेसोपोटामिया में कृषि व्यवस्था किस प्रकार की थी? मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था? और यथी नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला की क्या देन थी? और मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर इसी पाठ के हेडलाइन के अंतर्गत मिलेंगे, जो हमने हेडलाइन को अंडरलाइन किया हुआ है। तो आज का काम यहीं पर समाप्त होता है। आगे दूसरा पाठ लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे, तो इस कार्य को पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।